अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुल गाजी के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 17 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 16 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, अर्तुल गाजी ने अब्दुर्रहमान और चंद सिपाहियों को कराची हिसार किले में अजीज के पास भेजा था और काई कबीले में तीतान, गुंदूज और बाकी बच्चों को उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाता है ताकि वो बच्चों और खास करके गुंदूज का भरोसा हासिल कर सके। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे तुर्गुत और असलहार खातून के निकाह की तकरीब हो रही होती है और चावदार कबीले में मौजूद दरवेश उन दोनों का निकाह पढ़ाते हैं। अर्तुल गाजी और बामसी निकाह के गवाहान होते हैं। निकाह पढ़ाने के बाद दरवेश दुआ करते हैं और दुआ में तुर्गुत और असलहार खातून की खुशहाल जिंदगी के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। इस पर वहाँ मौजूद तमाम लोग आमीन कहते हैं और फिर दरवेश दोनों कबाइल के भाईचारे और अमन अमान के लिए दुआ मांगते हैं। नाज़रीन, इसके बाद कराची हिसार किले में आप देखेंगे अजीज अर्तुल के सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं और वो उनसे कहते हैं हम अपने दीन और रियासत की खातिर शहीद होने के लिए आए हैं। और फिर वो सिपाहियों को उनके फराइज के बारे में बताते हैं और कहते हैं हमारा वाहिद मिशन अर्तुल साहब और उनके सिपाहियों को किले में दाखिल करना है। ये सुनकर सिपाही कहते हैं अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। और दूसरी जानिब चावदार कबीले में असलहार खातून और तुर्गुत निकाह की तकरीब खत्म होने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों से गले मिलते हैं और अर्तुल गाजी के हाथ का बोसा लेते हैं। तुर्गुत से गले मिलते हुए अर्तुल गाजी उसके कान में कहते हैं तुर्गुत, तुलुए आफ्ताब के वक्त किले के मरकजी दरवाजे पर आ जाना। इस पर तुर्गुत कहता है हुजूर जैसे आपका हुक्म। इसके बाद तुर्गुत और असलहार खातून वहाँ मौजूद सभी लोगों से एक एक करके गले मिलती है और हाइमा खातून तुर्गुत और असलहार खातून को दुआएं देते हैं। इसके बाद खेमे में मौजूद तमाम लोग खेमे से बाहर चले जाते हैं जबकि अस्मा खातून खेमे से बाहर नहीं जाती और खेमे के बाहर मौजूद सिपाही और लोग असलहार खातून जिंदाबाद, सिपाही तुर्गुत जिंदाबाद, सिपाही तुर्गुत जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। इसके बाद तुर्गुत और असलहार खातून की शादी की खुशी में अर्तुल गाजी और बाकी सिपाही मिलकर अपने कबायली रक्स करते हैं और बामसी, गुंगूत और सरदर खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। इसी दौरान अस्मा खातून सरदारी खेमे से तुर्गुत और असलहार खातून के खेमे में जाती हैं और कोपे की तरफ से दिया गया जहर उनके मशरूब में मिला देती हैं। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे सरदार बहादुर अपनी बीवी करचा खातून के साथ अपने खेमे में मौजूद होते हैं। करचा खातून कहती हैं इस मनहूस काई कबीले के सिपाही को तो देखो, उसने अजीम चावदार सरदार की बेटी से शादी कर ली। ये सब कुछ अर्तुल का किया धरा है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि कल ये सिपाही हमारा सरदार बन जाए। यह सुनकर बहादुर कहता है खातून मेरे होते हुए ये थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद बहादुर अपना खंजर वहाँ रखे हुए टेबल में मार देता है और फिर कहता है जब सांचार सिपाहियों के साथ पहाड़ों से वापस आएगा और मेरा बाकी कबीला भी खैर खैरियत से यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर मैं इनकी जिंदगियाँ अजीरन कर दूंगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे तुर्गुत और असलहार खातून अपने खेमे में मौजूद होते हैं और तुर्गुत कहता है ऐसा लगता है कि पहाड़ों के तमाम सिलसिले, तमाम मुश्किलात और अंधेरे जिनसे मैं गुजरा हूँ वो मुझे इस मुबारक रात तक ले आए हैं असलहान। इस पर असलहार खातून कहती हैं आज के बाद हम तमाम अंधेरे खत्म कर देंगे, हम तमाम मुश्किलात का मिलकर मुकाबला करेंगे। फिर सिपाही तुर्गुत कहता है असलहार खातून कल सुबह सवेरे हम कराची हिसार पर हमला करने जा रहे हैं। अब अपने पंजों से दुश्मन का गला घोंटने का वक्त आ गया है। अगर मैं इस जंग में शहीद हो जाऊं तो तुम्हें अपने शौहर पर फख्र होना चाहिए। इसके बाद असलहार खातून अपने और सिपाही तुर्गुत के लिए वो शरबत डालती हैं जिसमें अस्मा खातून ने जहर मिलाया था और इसके बाद वो दोनों वो शरबत पी लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे सादुद्दीन कौप एक जंगल में अपने खेमे में मौजूद होता है और वो बहुत गमगीन होता है और कहता है हाय रे बदनसीबी, तुमने मेरा दिल छल्ली कर दिया, तुमने मुझे आंधियों में उड़ा दिया और जला दिया है। फिर वो गुस्से में कहता है जब मैं अपनी कोई आरज़ू पूरी ना कर सका तो तुम भी इस दुनिया में कोई सुख नहीं देखोगी असलहान। अगर मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल ना करूँ तो मेरा नाम सादुद्दीन कौपक नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानिब चावदार कबीले में जहर पीने के बाद असलहार खातून बैठी होती है जबकि सिपाही तुर्गुत नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रहा होता है। इसी दौरान जहर अपना असर दिखाना शुरू करता है और दोनों को पेट में सख्त तकलीफ होती है। जब तुर्गुत खड़ा होता है तो तकलीफ की वजह से उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और असलहार खातून भी तकलीफ की वजह से बहुत तड़प रही होती है। इसके बाद शदीद तकलीफ की वजह से असलहार खातून जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर तुर्गुत असलहार खातून
خاتون کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھی زمین پر گر جاتا ہے اور خود کو گھسیٹ کر اسفہان خاتون کے قریب لاتا ہے اور کہتا ہے ٹھہرو اسفہان ٹھہرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہادر اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے، اسی دوران اس کی بیوی کا راجہ اس کے پاس آتی ہے اور بہادر سے کہتی ہے خیمے کے باہر کچھ ہلچل ہے اور تغل کے تمام سپاہی بھی وہاں موجود ہیں۔ حضور یہ کوئی معمولی اجتماع نہیں ہے، اس کے سپاہی پوری طرح زرہ میں ملبوس ہیں اور بالکل ہوشیار کھڑے ہیں۔ یہ سن کر بہادر کہتا ہے میں جا کر دیکھتا ہوں، اور پھر وہ جلدی سے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے اور خیمے کے باہر ارطغرل کے سپاہی قلعے پر جا کر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں ارطغرل غازی، بانسی اور عارف صاحب آتے ہیں اور عارف صاحب کہتے ہیں حضور قلعے کے اندر موجود ہمارے سپاہی آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے روانہ ہوتے اسی دوران سپاہی ترگت لڑکھڑاتا ہوا اور تڑپتا ہوا خیمے سے باہر آتا ہے۔ ترگت کو اس حالت میں دیکھ کر سپاہی کا راجہ کہتا ہے سپاہی ترگت آپ کو کیا ہوا ہے، اور پھر وہ ایک دم سے ارطغرل غازی کو آواز دیتا ہے۔ جب ارطغرل غازی اور باقی لوگ سپاہی ترگت کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو بہت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور اسی دوران سپاہی ترگت زمین پر گر جاتا ہے اور ارطغرل غازی سمیت تمام لوگ ترگت ترگت پکارتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ اسی دوران حلیمہ سلطان اور حلیمہ خاتون کو اسفہان خاتون کا خیال آتا ہے اور وہ جلدی سے اسفہان خاتون کے خیمے کی طرف بھاگتی ہے۔ جب وہ خیمے کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہاں اسفہان خاتون انتہائی تشویشناک حالت میں بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ خیمے کے باہر ارطغرل غازی عارف صاحب سے پوچھتے ہیں عارف صاحب اسے کیا ہوا ہے؟ اس پر عارف صاحب کہتے ہیں حضور انہیں زہر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کراچا بہادر سے کہتے ہیں حضور میری لعنت نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ سن کر بہادر کہتا ہے خاتون دعا کرو یہ لعنت واپس لوٹ کر ہماری طرف نہ آ جائے، اور اسی دوران زہر کے سخت اثرات کی وجہ سے ترگت بے ہوش ہو جاتا ہے اور ارطغرل غازی زور زور سے ترگت ترگت پکارتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اور باقی سپاہی ترگت کو اٹھا کر خیمے کے اندر لے جاتے ہیں اور خیمے کے اندر جا کر عارف صاحب سپاہی ترگت کی سانس دیکھتے ہیں۔ اسی دوران حلیمہ سلطان آتی ہے اور کہتی ہیں حضور اسفہان خاتون کو دیکھیں وہ مر رہی ہے۔ یہ سن کر عارف صاحب اسفہان خاتون کی طرف جاتے ہیں اور پھر اسی دوران وہاں سردار بہادر آتا ہے۔ اسے دیکھ کر ارطغرل غازی کہتے ہیں سپاہیوں ترگت کو اندر لے جاؤ۔ یہ سن کر بامسی باقی سپاہیوں کے ساتھ مل کر ترگت کو وہاں سے لے جاتا ہے اور بہادر ارطغرل غازی سے کہتا ہے ارطغرل صاحب میری بھتیجی کیسی ہے، کیا ہوا ہے اس کو؟ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں بہادر صاحب دور ہو جائے میری نظر سے، میرا غصہ اتنا زیادہ ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، چلے جائیں یہاں سے۔ یہ سن کر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارطغرل غازی کرجا سے کہتے ہیں کرجا کوئی قبیلے سے باہر نہیں جائے گا، کوئی بھی بھاگنے کی کوشش کرے تو تم اسے مارو گے نہیں بلکہ زندہ میرے پاس لے کر آؤ گے۔ یہ سن کر کرجا کہتا ہے جیسے آپ کا حکم حضور۔ اس کے بعد ارطغرل غازی ترگت اور اسفہان خاتون کے پاس جاتے ہیں اور عارف صاحب کہتے ہیں حضور ان دونوں کی علامات یکساں ہیں، ان کی سانس کم آ رہی ہے اور ہونٹ اور ہاتھ نیلے ہو چکے ہیں۔ عارف صاحب کہتے ہیں یہ زہر کسی اور قسم کا ہے۔ پھر وہ صفدر سے کہتے ہیں صفدر سیدھا قبیلے جاؤ اور شفا والے خیمے سے میرا تھیلا لے آؤ۔ یہ سن کر صفدر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں مرکزی خیمے میں جاؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر تمام سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن بامسی ترگت کے پاس سے نہیں اٹھتا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے آرس 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 بھائی یہ آرس کی کارستانی ہے، اسے پتا چل گیا تھا کہ ہم اس پر حملہ کرنے والے ہیں، چلے اس کی لاش کو لٹکا دیں، اس کے قلعے کو اس کے سر پر گرا دیں۔ اسی دوران عارف صاحب کہتے ہیں حضور ہمیں پتا چلانا ہوگا یہ کس قسم کا شیطانی زہر ہے، اگر ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ کون سا زہر استعمال کیا گیا ہے تو میں اس کا علاج نہیں کر پاؤں گا اور ہو سکتا ہے ہم ان دونوں کو کھو دیں۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون بہت غمگین ہو جاتی ہے اور ارطغرل غازی کہتے ہیں میں اس شخص کو ڈھونڈ نکالوں گا جو ہمیں اس زہر کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بامسی میرے ساتھ آؤ، تو بامسی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران قبیلے کے پاس جنگل میں آپ دیکھیں گے الپامش کوپے کے سپاہی گوگتو کے ساتھ ملتا ہے اور اسے کہتا ہے اسما نے اپنا کام پورا کر دیا۔ گوگتو کہتا ہے بہت اچھے، میں یہ اچھی خبر امیر حضرت کو بتانے جا رہا ہوں اور تم اسما کا انتظار کرو گے، جیسے ہی وہ آئے اسے قتل کر دو۔ اگر تم نے اس مشن کو پورا کر دیا تو آج کے بعد تم کونیا میں امیر علی قدر کے لیے کام کرو گے۔ یہ سن کر الپامش بہت خوش ہوتا ہے اور گوگتو
टोक उसे सोने की एक थैली देता है। इसके बाद वो टोक झाड़ियों में गायब हो जाता है और कबीले के अंदर आरिफ साहब असलहार खातून और तुर्गुद का इलाज कर रहे होते हैं और उन्हें कड़वा पानी पिलाकर क्या करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि सरदारी खेमे में अर्तुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं सबसे पहले हमने उस जलील शख्स को तलाश करना है जिसने असलहार खातून और तुर्गुद को जहर दिया। एक बार हमने उसे तलाश कर लिया तो हम उसके मालिक को भी तलाश कर लेंगे। जब तक हम इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते हम किले पर हमले को मौखर करते हैं। फिर वो अब्दुर्रहमान से कहते हैं अब्दुर्रहमान किले में मौजूद सिपाहियों को इतला दे दो, उन्हें वापस कबीले ले आओ और अजीज को बताओ कि नीकिया से आने वाले ताजिर का शिकार करे। उसे कहो कि उस ताजिर को पकड़कर मेरे पास लाए और तुम वहीं अजीज के साथ होगे। इसके बाद अब्दुर्रहमान चला जाता है और इसी दौरान आरिफ साहब वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर बामसी एकदम से पूछता है आरिफ साहब क्या वो दोनों बच जाएंगे? इस पर आरिफ साहब कहते हैं या तो हम उस जहर के तरियाक तलाश करेंगे यानी कि एंटीडोट, या फिर हम जल्द इनकी मौत की दुआ करेंगे। ये सुनते ही बामसी और अर्तुल गाजी बहुत गमगीन हो जाते हैं और आरिफ साहब कहते हैं हुजूर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बीमारी नहीं देखी, उनकी जिद्दें बहुत तेजी से नाकारा हो रही है। हुजूर वो बहुत तकलीफ में है, उनके जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। यह सुनकर बामसी बहुत परेशान हो जाता है और वहीं बैठकर रोना शुरू हो जाता है और आरिफ साहब कहते हैं हुजूर जिसने भी ये किया है वो इनको मरने से पहले बहुत तकलीफ देना चाहता था, जिसने भी ये किया वो हमारे खिलाफ शदीद बुग़्ज़ रखता है। जब अर्तुल गाजी बामसी को ज़ार और क़ितार होते हुए देखते हैं तो गुस्से में कहते हैं बामसी ये आंसू बहाने का वक्त नहीं, फौरी तौर पर जाओ और किरजा और अस्मा खातून को तलाश करो, जो भी उनके खेमे में आया या गया उसको फौरन मेरे पास लाओ। यह सुनकर बामसी और बाकी सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन सीजन 4 की एपिसोड नंबर 17 का यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।